हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का भाग 3, जिसमें पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है दो प्रकार का होता है। एक पहला हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग संधारित्र में पढ़े थे ना, उसी टाइप से इसको भी वो करना, इसको भी बनाना है, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन में करते क्या है, 3 प्रतिरोध हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ये इस टाइप से, ये देखिए यहाँ पहला प्रतिरोध और ये दूसरे प्रतिरोध को फिर जोड़ देंगे, फिर आ जाएगा हमारा तीसरा प्रतिरोध। और ये जो लास्ट प्रतिरोध है इसको हम लोग क्या करेंगे, कुंजी के साथ अटैच कर देंगे, कुंजी के साथ। ये स्विच, ये रहा स्विच, ठीक है। अभी तो ये ऑफ है, ये इस टाइप से सर्किट बना लेंगे। यहाँ पर एक सेल भी लगा देते हैं, ये इस टाइप से देखिए, ये हमारा। तो ये पहले प्रतिरोध का नाम क्या है, R1, ये दूसरे प्रतिरोध का है R2 और ये इसी प्रकार ये R3। ये कुंजी है, इसको बोल देते हैं K, और ये सेल या बैटरी है जिसको मैं C नाम दे रहा हूं। जैसे ये स्विच ऑन है अभी, तो इसमें धारा जो है बहना स्टार्ट हो गया है, तो ये धारा हमारा I है। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर धारा I इसमें बहेगा, ये स्टेप से। जब हम लोग कुंजी को ऑन करेंगे, अभी ऑन पोजीशन में है, तो जैसे ही ऑन करेंगे इसमें इस सर्किट में धारा जो है प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ प्रतिरोधों के बीच, यहाँ इनके बीच विभवांतर अलग अलग रहेगा, लेकिन धारा जो है एक समान इसमें रहेगा। कहीं पर भी जो धारा यहाँ बहेगा लास्ट में बह के उतना ही धारा फिर से वापिस आएगा, ठीक है। तो इनके बीच जो विभवांतर है वो इस प्रकार से है, V1, दूसरे का V2 और तीसरे का है हमारा V3। बहुत है, जैसे हम लोग श्रेणी क्रम प्रतिरोध संधारित्र के बारे में पढ़े थे, उसी टाइप से इसको भी बनाना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं चित्र में प्रतिरोधों कौन कौन प्रतिरोध हैं, R1, R2 व R3। प्रतिरोधों R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। परिपथ में बहने वाली धारा, ये सब बात आप लोग को लिखना पड़ेगा। बहने वाली धारा क्या है, बहने वाली धारा I है, ठीक है। अब हम लोग ओम के नियम की ओर जाएंगे। तो ओम का नियम मैं बता चुका हूं, ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, V = IR। तो इसी फार्मूले के तहत हमें क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो इसी फार्मूले के अनुसार से हमें वर्क करना है। तो यहां पर जो परिणामी विभवांतर है वो क्या रहेगा, हमारा V रहेगा इस सर्किट में। ये हमारा परिणामी विभवांतर है। अब यहां ओम के अनुसार, ओम के नियमानुसार विभवांतर
क्रमशः होगा, इस प्रकार से होगा। तो कैसे होगा, यहां पर अगर पहले विभवांतर की बात करेंगे V1, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR1, ठीक है। अगर दूसरे विभवांतर की बात करेंगे तो V2 इक्वल टू IR3, धारा सभी में एक समान रहेगा, ठीक है। तीसरे विभवांतर की बात करेंगे तो V3 इक्वल टू ये IR2 है, ये हमारा 3 है, ठीक है। यहाँ पर इस स्टेप से क्रम के अनुसार से रहेगा। और परिणामी विभवांतर की बात करेंगे, यहाँ पर परिणामी विभवांतर क्या है हमारा V है, तब परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना विभवांतर है सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पर V का फार्मूला ये सामने थी, बगल में हम लोग लिख चुके हैं ओम के नियम के अनुसार से IR। V1 जो है यहां से उठा लेंगे तो IR1, V2 भी यहां से उठाएंगे IR2, ये हो जाएगा IR3, ठीक है। इस प्रकार से होते जाएगा। यहाँ I सभी में कॉमन है, दोनों साइड I कॉमन है, तो I को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा R1, R2 और R3, ये इस प्रकार से I दोनों साइड है इसलिए कट गया। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R3। ये जो है हमारा समीकरण नंबर 1 है। और यही श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, यहां पर ये बोल सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य जो प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है, सर्किट में जितने भी प्रतिरोध हैं उन सबके योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का या परिणामी प्रतिरोध का फार्मूला, ठीक है, जो समीकरण 1 के रूप में प्राप्त हुआ है, ठीक। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बेस पर ही क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का क्या है, तुल्य प्रतिरोध यानी परिणामी प्रतिरोध है। परिणामी प्रतिरोध का फार्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। आपको ये चीज और ध्यान देना है, यहाँ श्रेणी क्रम जब भी कोई सर्किट में जब भी हम लोग श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो यहाँ प्रतिरोध जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक जो है प्रतिरोध जो है जुड़ते जाएगा तो प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और इसमें देखिए हम लोग श्रेणी क्रम में एक के बाद जोड़ते गए हैं तो यहाँ लंबाई क्या हो गया, लंबाई जो है बढ़ गया है। तो जब भी हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़े थे तो लंबाई क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, मतलब लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। लंबाई यदि कम रहेगा तो प्रतिरोध भी कम रहेगा। तो लंबाई इसमें बढ़ रहा है क्योंकि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो होता है, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्यों होता है, क्योंकि जो लंबाई है, जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, लेंथ के बढ़ने के कारण प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि लेंथ जो होता है वो प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, ठीक है। तो आइए बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसका चित्र बना दे रहा हूं, ठीक है। ये इस टाइप से रहेगा, ये देखिए इस टाइप से रहेगा ये।
तो यहाँ पर मैंने सर्किट बना दिया है समांतर क्रम संयोजन का, ठीक है। ये सी बैटरी रहेगा हमारा, ये कुंजी है के, और प्रतिरोध है R1 R2, और इसमें जब धारा बहेगा वो क्या है I, ठीक है। जैसे ही इस पॉइंट पर ये जाएगा धारा, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंचेगा वो तीन भाग में बढ़ जाएगा ये धारा। तो पहला प्रतिरोध के लिए हम लोग पहले धारा का नाम देंगे I1, दूसरे प्रतिरोध के लिए हम लोग देंगे उसका नाम I2, और तीसरे प्रतिरोध के लिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं I3, ठीक है। तो जैसे ही सर्किट क्या है, प्रतिरोध को जब हम समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो जैसे ही इसमें धारा बहेगा तो ये जो धारा है I जो है तीन भाग में बढ़ जाएगा, I1 I2 I3 के रूप में, ठीक है। और इनके बीच जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। आपको ये ध्यान देना है, श्रेणी क्रम में जो धारा है वो एक समान था, और समांतर क्रम में जो धारा है वो अलग अलग हो जाएगा, भिन्न भिन्न। इस सर्किट के लिए I1, इस सर्किट के लिए I2, इस प्रकार से होगा, ठीक है। और ये धारा जो है इस टाइप से बह के आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर मिल जाएगा इस वाले भाग में, मान के चलो ये वाला भाग क्या है, A है, और ये भाग जो है B है। तो A भाग से वो तीन भाग में बढ़ जाएगा, फिर B भाग से वो फिर मिल जाएंगे, फिर वो धारा जो है कंटिन्यू इस टाइप से बहना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो लिख देते हैं चित्र में क्या क्या हमें प्राप्त है, क्या क्या ज्ञात है। तो चित्र में प्रतिरोधों कौन कौन है, प्रतिरोध R1 R2 व R3, मार्कर चेंज कर देता हूं, R1 R2 R3 को समांतर क्रम, ये देखिए समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें बहने वाली धारा, क्रमशः I1 ये, I2 व I3 है, ठीक है। और क्या चीज हमें वो करना है, इनके बीच विभवांतर, इनके बीच ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी में एक समान रहेगा, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है ये। इनके बीच विभवांतर भी होगा, ठीक है। तो ओम के नियम के अनुसार से फिर हम लोग ओम के नियम की चर्चा करेंगे। ओम का नियम आप लोग को यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ अगर हम लोग बहने वाली धारा जो है की बात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ओम के नियम से, है ना। ओम के नियम से क्या हो जाएगा, जो बहने वाली धारा है ना, ओम के नियम से बहने वाली धारा I1 I2 I3 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, V इक्वल टू आई आर है, तो हम लोग I इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, V बाई आर। ये ओम के नियम से तो हमारा क्या हो जाएगा, बहने वाली धारा, तो पहले धारा के लिए बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, और पहले प्रतिरोध की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस टाइप से होते जाएगा, ये I1 इक्वल टू हो जाएगा V R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा V R2, और I3 इक्वल टू हो जाएगा V R3। बहुत सिंपल है। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, अगर हमें कुल धारा निकालना है, कुल धारा कितना है यहाँ पर, तो कुल धारा क्या है, पहले हम लोग धारा दिए थे I, और वो बढ़ गया किसमें, I1 I2 और I3 में, तो तीनों को जोड़ दिए और क्या, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से उठा लेते हैं फिर से, V बाई आर, ठीक है। तो I1 का वैल्यू यहां से उठा लेंगे, I2 का, I3 का और I1 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा V R1 I1 के लिए, V R2 ये हमारा क्या हो जाएगा, I2 के लिए, ये V R3 हमारा I3 के लिए। यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए सभी जगह जो कॉमन है, ठीक है, ये V है, तो V को कॉमन कर देते हैं।
तो यहाँ V इक्वल टू आर, V बाई आर सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा V और यहाँ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ V जो है कॉमन है दोनों तरफ से, वो कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रहा हमारा कौन सा, ये दूसरा समीकरण के रूप में प्राप्त किए हैं इसको। तो ये जो दूसरा समीकरण है यही क्या है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, देखिए हर में है, मतलब यहाँ प्रतिरोध का वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। और क्यों कम रहेगा उसको, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। तो यहाँ पर 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आया है। तो ये जो आया है ये वैल्यू, अब ये क्या है, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ये उल्टा, ठीक है, उसके योगफल के बराबर होता है। इसको हम लोग यदि इसको डेफिनेट करेंगे, डिफाइन करेंगे तो इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसको, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर बात आ रहा है, हमारा जो R है वो क्या है, यहां पर R क्या है, हर में है, मतलब R का मान यदि R का मान इसमें कम रहेगा, समांतर क्रम में कम रहता है। ठीक है, ये कैसे कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लंबाई जो है कम हो गया। यहाँ पर किसकी बात आ रही है, क्षेत्रफल की बात आ रही है, इसके अनुप्रस्थ काट यानी उसकी बात आ रही है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम हो गया। देखिए क्षेत्रफल कम हो गया, तो क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होने से या मोटा होने से, मैं बोला था उसमें तार यदि मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तार यदि पतला है तो उसका प्रतिरोध उसमें ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल रहता है, जो सर्किट बना हुआ है, जो भी यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तीनों तार को हम लोग अटैच कर देंगे यहाँ से, तो तार की मोटाई जो है बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन चीज इसमें कॉमन है, फिर फटाफट निकाल के काट दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन का ये हमारा समीकरण 2 जो है आंसर, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार समांतर क्रम है और श्रेणी क्रम के अनुसार से बहुत सारे क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे, न्यूमेरिकल्स, और इन सूत्रों के माध्यम से ही हमें न्यूमेरिकल्स को बनाना है। ठीक है, तो घरेलू जो उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण कौन कौन से होते हैं, हमारा टीवी हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, बहुत सारे चीज हैं जो घरेलू उपकरण हैं, उनको उनकी जो सर्किट है, उनकी सर्किट में जो प्रतिरोध जोड़ते हैं, याद रखिएगा, उनकी सर्किट में जो प्रतिरोध जोड़ते हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, घरेलू उपकरण, जितने भी घरेलू उपकरण हैं उनको उनका विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं एक छोटा सा इन दोनों से रिलेटेड, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसको हमें निकाल के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम में बात करेंगे। 3 प्रतिरोध हैं इस टाइप से, ये है, ये हमारा 1 ओम, ये हमारा 2 ओम, ये हमारा 3 ओम। ठीक है, तो इसमें तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में जान लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है R इक्वल टू क्या होता है,
तुल्य प्रतिरोध का R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम की बात करेंगे। श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, यहां पर R1 की जगह क्या हो जाएगा 1 ओम और R2 की जगह हो जाएगा हमारा 2। ये खाली मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं। और R3 इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसको पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं आप लोग को। तो तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो यहां पर R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास R इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम और 2 ओम, सबको जोड़ दो, और 3 ओम। तो कितना ओम हो जाएगा हमारे पास, R इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 6 ओम। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। श्रेणी क्रम में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का जो प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध, वो कितना होगा 6 ओम 6 ओम। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये पहला स्थिति था। अब दूसरी स्थिति की बात करेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में कैसा होगा, तो समांतर क्रम में जो R1 है, R1 का वैल्यू तो सबका सेम है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूं, ये इस टाइप से। समांतर क्रम में कैसे जोड़े जाते हैं ये देखिए, यहाँ पर उसका चित्र बना दे रहा हूं। एक दूसरे के ऊपर, ये रहा, ये R1 R2 और R3, ये समांतर क्रम का है। इसका वैल्यू है 1 ओम और इसका है 2 ओम और इसका वैल्यू है 3 ओम। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध यानी R का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, समांतर क्रम में, यहाँ पर ये श्रेणी क्रम है इसलिए इसको हम लोग RS कर देते हैं। ठीक है, इससे आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, 1/R P लिख दे रहा हूं। ठीक है, P मतलब पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये स्टेप से फटाफट यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/RP, तो 1/1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 1 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 आएगा। अब इसके ऊपर में आ जाएगा 1 है तो 6, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो यहाँ पर 3, और 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है। ये स्टेप्स, ये जो मैथ्स है आपको प्रॉपरली स्टेप से मैथ्स आप पहले पिछले वाले क्लास में 6वीं 7वीं 8वीं वाले क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आप लोग को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तब भी आप लोग इसको बेसिक जो है फिजिक्स में बेसिक जो मैथ्स है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आप उस मैथ्स को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1/RP इक्वल टू 6 3 9 और 9 और 2 11/6, 11/6 आया है। तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग उल्टा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर RP इक्वल टू उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये 11 ओम। इसका आंसर है समांतर क्रम संयोजन में 1 2 3 ओम का जो आंसर है उसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में उसका क्या होगा, 6/11 ओम, 6/11 ओम। आपको इस चीज को हमेशा जब इस समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आंसर यहीं पर आपको खत्म नहीं कर देना, उसको उल्टा कर दीजिएगा, जस्ट उल्टा। जैसे 11/6 है तो मैं उसको क्या कर दिया, 6/11, फिर वो तब आंसर है वो। यहाँ पर आंसर मत लिख दीजिएगा, कई लोग एकदम बहुत ज्यादा थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं जिसके कारण नंबर कट जाता है और यहीं पर आंसर वो कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से वो गलत है। तो आपको सही आंसर लाना है तो इस R को पलट देना है, पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू आया है
फिर वो हम लोग का ओम के साथ, ये मात्रक के साथ उसको लिख के आप उसमें अपना जो आंसर है उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो जो भाग 3 प्रतिरोधों का संयोजन है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग आगे भाग 4 बनाएंगे। उसमें टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं इस चैप्टर के, उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।